नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द इन्वर्स ऑफ ससेप्टेंस। जो ससेप्टेंस होता है उसका इन्वर्स क्या है? ये चार ऑप्शन में से कौन सा है? रिएक्टेंस होगा उसका इन्वर्स, या इम्पीडेंस होगा, या एडमिटेंस होगा, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो ससेप्टेंस होता है उसका इन्वर्स हम रिएक्टेंस को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, एक जिसको हम शॉर्ट में एक्स से डिनोट करते हैं। तो देखो और एक बात याद रखो, जो इम्पीडेंस होता है वो जेड होता है। जेड इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टेंस प्लस जे एक्स, ये होता है उस इम्पीडेंस का फॉर्मूला। जो इम्पीडेंस होता है इसका इन्वर्स क्या होता है? एडमिटेंस होता है, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। और रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है कंडक्टेंस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और जो रिएक्टेंस होता है उसका इन्वर्स होता है ससेप्टेंस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ससेप्टेंस का इन्वर्स होता है रिएक्टेंस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप्ड बाय ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज। देखो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो एक से रेटेड वैल्यू से कम होता है, या रेटेड वैल्यू से ज़्यादा होता है, या जीरो होता है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो एक सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर नहीं होता है। याद रखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो एक सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर नहीं होता है। इसीलिए उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, उसको टू फेज में स्प्लिट करते हैं। सिंगल फेज को हम टू फेज में स्प्लिट करते हैं, उसके बाद वो रोटेट करता है। अगर सिर्फ सिंगल फेज ही होगा तो ये रोटेट नहीं करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हुइच मटेरियल रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 बट नॉन कंडक्टिव इन नेचर। देखो इनमें से कौन सा मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी एक से ज़्यादा है लेकिन कंडक्टिव नहीं है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा, या डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, या फेराइट्स होगा। तो इसका आंसर होगा जो हमारा फेराइट होता है ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा इसका रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू एक से ज़्यादा होता है लेकिन ये नॉन कंडक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है इसका भी रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू एक से स्लाइटली ज़्यादा होता है। एक से ज़्यादा होता है लेकिन स्लाइटली ज़्यादा होता है। और जो डायामैग्नेटिक होता है एक से कम होता है, एक से कम होता है। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, जो नॉन कंडक्टिव इन नेचर होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑफ ए लैप वाइंडिंग जनरेटर इज इक्वल टू। देखो एक लैप वाइंडिंग जनरेटर में कितना पैरेलल पाथ होता है? जितना उसका पोल होता है, या 4 होता है, 4 पैरेलल पाथ होता है, या 2 पैरेलल पाथ होता है, या नॉन। तो इसका आंसर होगा देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैप वाइंडिंग किसे कहते हैं? लैप वाइंडिंग में क्या होता है? जितना पोल होता है उतना ही पैरेलल पाथ होता है। मान लो ये 4 पोल जनरेटर है, अगर 4 पोल जनरेटर होगा तो पैरेलल पाथ भी 4 होगा। 1 2 3 4 पैरेलल पाथ होगा। अगर 6 पोल जनरेटर होगा तो पैरेलल पाथ भी 6 होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 लैप वाइंडिंग में क्या होता है? जितना नंबर ऑफ पोल होता है उतना ही पैरेलल पाथ होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और अगर वेव वाइंडिंग होता है तो जितना भी, अगर 4 पोल हो, 6 पोल हो, जितना भी पोल हो, लेकिन उसका पैरेलल पाथ 2 ही रहेगा। अगर वेव वाइंडिंग होता है तो पैरेलल पाथ 2 ही रहेगा। और अगर लैप वाइंडिंग होगा तो जितना पोल होगा उतना ही पैरेलल पाथ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूटीन टेस्ट कंडक्टेड। देखो इधर एक है ऑयल सर्किट ब्रेकर, दूसरा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तीसरा है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर में रूटीन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है? मीन्स मान लो एवरी 6 मंथ ये जो चाहे ऑयल सर्किट ब्रेकर हो, या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो, या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर हो, चेक करना पड़ता है। उसके बीच में अगर बाई मिस्टेक कुछ डिफेक्ट होता है तो उस डिफेक्ट को चेक करने के लिए रूटीन टेस्ट किया जाता है और एक डेफिनेट
पीरियड में, चाहे वो 6 मंथ हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है इसको भी रूटीन टेस्ट किया जाता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का भी रूटीन टेस्ट किया जाता है, और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का भी रूटीन टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ एन एसी प्रोड्यूस ओजोन गैस। देखो, एक है स्किन इफेक्ट, दूसरा है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तीसरा है कोरोना इफेक्ट, चौथा है नॉन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा इफेक्ट से क्या होता है, एसी में हमारा ओजोन गैस का प्रोड्यूस होता है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं O3 ओजोन गैस। ये कौन सी इफेक्ट से प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर होगा जो कोरोना इफेक्ट होता है। जब ट्रांसमिशन लाइन में, पावर सिस्टम में कोरोना इफेक्ट होता है तब क्या होता है, उसमें ओजोन गैस का प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और स्किन इफेक्ट तो जानते होंगे, जो वायर होता है उसके सरफेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, सेंटर में फ्लो नहीं होता है, उसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस अपोज टू चेंज इन। देखो, किसी भी सर्किट में जो कैपेसिटेंस होता है वो इनमें से किसको चेंज होने से रोकता है, अपोज करता है। करंट को चेंज होने से अपोज करता है, या वोल्टेज को चेंज होने से अपोज करता है, या पावर को चेंज होने से अपोज करता है, या रेजिस्टेंस को चेंज होने से अपोज करता है। तो इसका आंसर होगा जो कैपेसिटेंस होता है उसका काम होता है किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज होता है, ऑप्शन नंबर 2, जो वोल्टेज होता है उसको चेंज होने से अपोज करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर, उसका काम क्या होता है, वो करंट को चेंज होने से अपोज करता है इंडक्टर, और कैपेसिटेंस का काम क्या होता है, वोल्टेज को चेंज होने से अपोज करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ ए इंडक्शन मोटर इज। एक इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी कितना होता है, 100% होता है, ये तो नामुमकिन है। 80 से 90% होता है, या 50 से 60% होता है, या 50% से भी कम होता है। तो इसका आंसर होगा जो इंडक्शन मोटर होता है उसका एफिशिएंसी लगभग 80 से लेकर 90% के बीच में रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। दुनिया में कोई भी मशीन नहीं है जिसका एफिशिएंसी 100% होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका एफिशिएंसी लगभग 98% तक ही होता है। तो इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी कितना है, ऑप्शन नंबर 2 80 से लेकर 90% के बीच में होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी एक्सप्रेस्ड बाय। एक बैटरी का कैपेसिटी को हम इनमें से किस में एक्सप्रेस करते हैं, वाट आवर से, या किलोवाट आवर से, या एम्पियर आवर से, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो बैटरी होता है उसको हम एम्पियर आवर से एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हम सब जानते हैं जो मोबाइल यूज करते हैं हम, उसका जो बैटरी होता है वो उसमें मिली एम्पियर आवर लिखा हुआ होता है। 600 mAh या 500 mAh मीन्स वो 5000 mAh मीन्स वो मिली एम्पियर आवर, जो एम्पियर आवर का स्मॉल वैल्यू होता है। जैसे कि किलोग्राम का स्मॉल वैल्यू मिलीग्राम होता है, वैसे ही एम्पियर आवर का स्मॉल वैल्यू मिली एम्पियर आवर होता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।